छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपने जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। जनजातियों में मनाए जाने वाले उत्सव देश के जन में हमेशा से चर्चे का पात्र रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही इन्हीं में से एक उत्सव में जो इतिहास के एक ऐसे वीर को समर्पित है जिसने देश की आजादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। वीर नारायण सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने जन के लिए समर्पित थे। गांव में अकाल पड़ने पर जब सरकार से मदद की गुहार लगाई इन्होंने, तब ब्रिटिश सरकार ने अनाज देने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने जवाबी कार्रवाई में बड़े गोदामों से अनाज लूट लिया, जिस वजह से उन्हें और उनके साथियों को जेल भी जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार से बगावत करने के खिलाफ जनरल स्मिथ ने 10 दिसंबर 1857 को सरे आम चौराहे में इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनकी शहादत को लोग आज भी बड़े फक्र से याद करते हैं। वो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी शहीद थे। इनकी शहादत को हर साल बड़े ही भव्य ढंग से एक मेले के रूप में मनाया जाता है, जिसे वीर मेला के नाम से छत्तीसगढ़ के जन जन जानते हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासी तरह तरह के आदिवासी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस साल का वीर मेला भी काफी संपन्न ढंग से हुआ। जिसमें प्रमुख पदाधिकारियों एवं राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री भी शामिल थे। जिनका भी सराहनीय योगदान देखने को मिला। उसी तरह वीर मेला जिस गांव में आयोजित किया जाता है, उस गांव की भी अपनी ही एक अलग कहानी है। कहते हैं कि 32% आरक्षण का जो मुहिम है वह इसी गांव से शुरू हुआ था। वहां के ग्राम देवता अपनी एक अलग धार्मिकता लोगों में ढाल देते हैं। वीर मेला का जिक्र हुआ है और गांव का नाम न ले तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। राजा राव पठार। लोगों की माने तो इस मेले का आयोजन इनकी अनुमति के बिना असंभव है। इन्हीं विविधताओं के कारण छत्तीसगढ़ भारत में अपनी एक अलग जगह रखता है और ये धान का कटोरा होने के साथ साथ कई शहीदों का गढ़ भी है।
लगते है तू दर्जा कम से कम ऊपर नहीं आए भाई वो ही ना आप पूजा करी नहीं है मैं यहां जगह बना तो राजभवन में लगन काय करे फोटो लेके ये नहीं
राज्यपाल जी का आगमन हो रहा है। जोरदार ताली गड़गड़ाहट से महामहिम जी का अभिनंदन करें। पारंपरिक राजाराव बाबाना, माता कंकालीना, शहीद ट्विन नयन जी वीर मेला में प्रदेश के प्रथम नागरिक, समाज का गौरव, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल जी का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से महामहिम जी का अभिनंदन करें। पारंपरिक पीला चावल से स्वागत उपरांत महामहिम जी का मंच में आगमन हो रहा है। सभी सगरजनों से अनुरोध कि महामहिम जी का जोरदार ताली से अभिनंदन। ये हमारे लिए गौरव है कि प्रदेश का प्रथम नागरिक इस स्थल पर गरिमा में उपस्थिति आप दिए हैं। महामहिम जी का अभिनंदन, स्वागत। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान शुरू करें। ढोल पेंता, राजाराव बाबाना, माता कंकालीना, आप आए इस सभा में। महामहिम जी आपका अभिनंदन। महिला प्रभाग के द्वारा श्रीमती संतोषी ठाकुर, श्रीमती अनिता ठाकुर जी, आप पीला चावल। धमतरी जिला, कांकेर जिला के जीवन ठाकुर जी, जिलाखागार मरे जी, उमेदी गंगाड़े जी, आप महामहिम जी का सामूहिक रूप से स्वागत करेंगे। ऊपर जगह ऊपर जगह हमारे बीच जिनका मुख्य आतिथ्य मिला है माननीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, ये इस प्रदेश के लिए भी गौरव है, गौरव का विषय है। जोरदार ताली के साथ स्वागत। आप ऐसे पुरोधा हमारे समाज का जो सम्मान है, उनके जोरदार ताली स्वागत अभिनंदन लगातार करते रहें। अब मैं आग्रह करूंगा सभी सामाजिक जनों का, जिनका मैंने वाचन किया था, वह पेडेस्टल से आकर महामहिम जी का सलाम जी, श्री वेद प्रकाश गुरु जी, श्री अरुणताम जी, आप क्रमशः आकर महामहिम जी का अभिनंदन करेंगे। श्री प्रेमलाल कुंजाम जी, श्री अरुणताम जी, श्री गंगाड़े जी, जीवाखालाल मरे जी, जीवन ठाकुर जी, नरेंद्र कुमार सिन्हा जी, भुवनेश्वर नागवंशी जी, बलराम गोटे जी, भाव टेकाम जी, सकराम सिंधान जी, संजय नागवंशी जी, आर्यन साय जी, सविता साय जी, श्री प्रभात गुरु जी, श्रीमती मीना सत्यन साहू जी, श्रीमती गौतम कुंजाम जी, श्री लक्ष्मीकांत गावड़े जी, श्री ठाकुर राम कश्यप जी, श्री मधुसूदन गोटी जी, श्री रविशंकर नेताम जी, श्री योगेश नुरेटी जी, श्री प्रमोद कुंजाम जी, श्री नीरज ठाकुर जी, श्री संतोष कुंजाम जी, श्री रुपेन्द्र नागरची जी, श्री गुमेंद्र कतलम जी, श्री चंद्रहास नागे जी, श्री उदित नारायण धन्यवाद जी, श्री गणेश राम मोट्टी जी, ज्ञान सिंह गौड़ जी, कृष्ण टेकाम जी, महेंद्र गौड़े जी, चेतन मरकाम, महेश रावटे, मनोज साक्षी, विजय कंडरा, कंडरा समाज अध्यक्ष, टीकम कटरिया, विश्राम दाऊ जी, मोहन कंवर, काशीराम कंवर, ओम प्रकाश जी, श्रीमती चंद्रकला नेताम, गीता नेताम, लता कोराम, गीता मरकाम जी, चंद्रलेखा पायला जी, गीता मरकाम, चमेली नेताम जी, गणेश नेताम जी, श्री स्वदेशी कोमरे जी, श्री देवेंद्र सिंधराम जी, ठाकुर राम नेताम जी, डोमन पत्तम जी, देवनाथ नेताम जी, कुलेश्वर शदिया जी, चंदूलाल भंडावी जी, पाया ठाकुर जी, साधना सोई, समीर ध्रुव, कमल नारायण ध्रुव जी, धमतरी एवं सभी अपने स्थान से ही महामहिम जी को आभार एवं स्वागत मन के भाव से स्वागत कर सकते हैं। मैं तो पहले आया हूँ।
साथ ही सभी अतिथियों के साथ महामहिम जी के साथ आए हुए सम्मानित जनों का भी मन से अभिनंदन। सभी सम्मानित सगाजन जो भी मेले स्थल में आए हैं सभी का स्वागत अभिनंदन। यह मेला 3 जिलों के सहभागिता से होता है सभी समाज प्रमुख द्वारा, लेकिन इसमें सहभागी पूरा देश बनते हैं। यह अद्भुत समय है जब प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच ससम्मान खड़ी हैं और समाज के सभी प्रमुख जो स्वागत के लिए महामहिम जी के लिए आ रहे हैं। यही समागम इस बाबा राजा जी के आशीर्वाद से हमें विगत 8 वर्षों से मिलता रहा है, जिसमें महामहिम जी सहज ही हमारा आग्रह स्वीकार करके इस समाज को भी और हम आयोजन समिति को भी गौरवान्वित करती हैं। जिनका नाम मैं संभवतः नहीं पुकार पाया, उनसे खेत के साथ आप ससम्मान महामहिम जी को अपने स्थल से ही स्वागत कर सकते हैं। क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अरविंद नेताम जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग श्री माननीय नंद कुमार। स्वागत उद्बोधन में हम सभी अतिथियों सहित महामहिम जी का स्वागत उद्बोधन दिए। मैं स्वागत नृत्य के लिए रेड क्रॉस टीम को आग्रह करूंगा कि शीघ्र अपनी प्रस्तुति मंच पर प्रदान करें। संगी
जिसके स्तर में बैठे हैं उसकी भी ताकत का प्रमाण लगा ले। राजा राम बाबा ना जोर से अकेला बाबा बहुत आवाज कर देते हैं। राजा राम बाबा ना, माता कंकालिम ना, लिंगो बाबा ना, शहीद विंडरलैंड जी, शहीद विंडर जी। वह अप्रतिम पुरोधा, अप्रतिम हुतात्मा जिसके शहादत ने हमें एक जोड़ किया, उनकी याद में उनके शहादत स्थल से 125 किलोमीटर दूर यहाँ 3 जिला से शुरुआत हुआ कार्यक्रम आज देश और प्रदेश में चला गया है, प्रदेश से देश में चला गया है। आज ये इतिहास के एक नया कड़ी आज फिर जुड़ जाएगा हमारे बीच। प्रदेश का प्रथम नागरिक, समाज का गौरव, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ आए। जैसा कि नेताम साहब जी चर्चा कर रहे थे कि पहली बार तो राजभवन का स्वरूप और उसकी ताकत का पहचान आम जनता को हुआ कि संवैधानिक प्रमुख की क्या ताकत हो सकती है। पैदल चलते हुए 300-400 लोग को भी आप सहज रूप में, हम खुद गए थे लेकिन आभास नहीं तक संभव हो सकता, लेकिन आपने अपने दक्षता से, प्रशासनिक कुशलता से संभव किया कि 2000 लोग से स्टेडियम में मिल लिए, 350 लोग से प्रोटोकॉल को भी साइड में करते हुए, क्योंकि जनता आपकी है और आपका कहना था कि मेरे लोग हैं, अगर मैं इनसे ना मिलूं तो कौन मिलेगा। प्रशासनिक स्तर पर लोगों में जो असंतोष है, अधिकारियों के प्रति जो असंतोष है, सरकार के प्रति कुछ जो मनभावन है या कहीं प्रताड़ना है, उसको भी आपने सहज रूप में मिलके एक मां की तरह आपने आश्वासन दिया। इसीलिए शायद आज ये प्रदेश का आंदोलन कुछ देर थमा है, क्योंकि आप पे लोगों को उम्मीद है। आप 15,000 लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, जो गोल्डन बुक में अवार्ड में चला गया है। ये भी उपलब्धि है राजभवन के लिए। आप मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे, संसद में तेज तर्रार वक्ता के रूप में आपको जाने जाते थे, और विशेषतः इस समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, जब से आप राष्ट्रीय जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष रही, माननीय साहब जी अध्यक्ष रहे, और आप लोगों ने जो अद्भुत कार्य किया उसे मैं भी आप लोगों के साथ में देखने का अवसर मिला कि 40-50 साल पूर्व जमशेदपुर में जो आदिवासियों का जमीन, गांव का गांव जमीन अधिकृत करके उनको बेघर कर दिए थे, आज भी नहीं, वहां आप कड़ा पत्र लिख के शासन को खड़ा कर दिए और उनको वापस दिया, जो असंभव लग रहा था। अंडमान निकोबार में, पूरे देश में आपने इस समुदाय के लिए एक अपनापन, एक संवैधानिक जो दिखाया, निश्चित ही हम ये समाज अनुग्रहित है। और ये आज से आप हमारे लिए गौरव भी हैं और एक प्रेरणा स्रोत है कि हमारे समाज से भी उस ऊंचाई में, उस संवैधानिक पद मिल सकते हैं। आपके लिए मैं जितना भी कहूँ मैडम,
कम है। आपके आशीर्वचन के लिए हम लालायित, यह समाज, यह स्थल, पूरे प्रदेश के लोग लालायित है। महामहिम सुश्री अनसुईया विकी जी, मैं सभी से आग्रह है कि सभी स्तर पर आ जाएंगे, वॉलेंटियर ध्यान देंगे। बाबा राजा राव, माता कंकालिनी माँ की सर्वप्रथम मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि जिनके नाम से शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस के अवसर पर आज ये वीर मेला आयोजन यहाँ पर हर वर्ष की तरह किया जाता है। इस अवसर पर आप सभी बहनों और भाइयों को मैं अपनी ओर से जय सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़ा दो, जय बूढ़ा दो, जय सेवा। आज के इस वीर मेला में विशेष तौर पर उपस्थित हैं हमारे आदिवासी समाज के एवं केंद्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सम्मानीय श्री अरविंद नेताम जी, हमारे इस मंचासीन इसमें पधारे आदिवासी समाज के बहुत ही संघर्षशील नेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री नंद कुमार साहे जी, संरक्षक सर्व आदिवासी समाज के श्री सोहन कोटई जी, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी नेता, संघर्षशील और आदिवासी समाज के लिए लड़ने भिड़ने और किसी भी तरह से उनके अधिकार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसी तरह से पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्मानीय श्री जी.आर. राणा जी, उपाध्यक्ष बहन सुश्री राजकुमारी दीवान जी, पूर्व आईजी श्री भरत सिंह जी, श्री बीपीएस नेताम जी, पूर्व अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज श्री बीएस राप्ते जी, प्रांत अध्यक्ष युवा प्रभाग भाई सुभाष परते जी, अध्यक्ष वीर मेला आयोजन समिति के श्री मानक दरबट्टी जी, अध्यक्ष कंकालिनी परिक्षेत्र के अध्यक्ष श्री राधेलाल नागवंशी जी, तहसील अध्यक्ष श्रीमती उत्तरा मरकाम जी, कार्यकारी अध्यक्ष वीर मेला आयोजन समिति श्री रेवा राप्ते जी, श्री आर.एन. शाह जी, श्री यूआर गंगराले जी, जिलाध्यक्ष आदिवासी समाज बालोद, श्री जीवन रखन लाल मरई जी, जो कि धमतरी के अध्यक्ष हैं, श्री जीवन लाल ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज, श्रीमती सविता शाह जी और मंचासीन सभी आदिवासी समाज के सम्मानीय पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी समाज के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बहनों और मेरे सगा समाज के सभी भाइयों बहनों, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण, हमारे मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, उपस्थित भाइयों, जैसा कि आपने साहे जी ने और नेताम जी ने बहुत ही विस्तार से आदिवासी समाज की समस्या और आज के इस वीर मेला के आयोजन के संबंध में
उसके उद्देश्यों के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। क्योंकि मेरे पास इस मेला के लिए आमंत्रण के लिए मुझे सर्व आदिवासी समाज के सभी लोग मेरे पास आए थे राजभवन में। मैं पोटई जी और उनके पूरे साथी राधेलाल जी, नागवंशी और उन्होंने पूरे लोगों ने कहा कि हमारे 3 दिन का ये वीर मेला का आयोजन होता है और पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर हम देव मिलन और आदिवासी लोक कला महोत्सव और आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम इस मेले में चर्चा करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने कहा कि हालांकि ये शुभारंभ आज 8 तारीख से हो रहा है, ये इसके लिए मुख्य कार्यक्रम जो था, जो हमारे शहीद वीर नारायण जी की जो पुण्यतिथि है वो 10 तारीख को है। मैं निश्चित रूप से 10 तारीख को मैं यहाँ पर जरूर पहुँचती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी। मुझे कल ही सुबह एक बहुत हमारा आदिवासी ही समाज का वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है गोवा में, मैंने उनको पहले ही समय दे दिया था और इसीलिए मैंने कहा कि मैं 10 को तो नहीं आ पाऊंगी। फिर भी आप लोगों की अगर भावना है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके तो अगर 8 तारीख को आप व्यवस्था कर सके, क्योंकि 8 तारीख के शुभारंभ में बहुत कम लोग आते हैं, सब लोग 10 तारीख को इकट्ठे होते हैं। तब आपने कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम समिति के सारे लोगों से मिलकर चर्चा करेंगे कि अगर वो तैयार है तो आप जरूर हमें समय दें। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊंगी और ये जानकर भी मुझे बहुत खुशी है। तो इनका जो भी होगा, जितने भी लोग होंगे उसकी कोई बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरूर मैं 8 तारीख को आपको समय दूंगी। तो मैं आप लोगों के आमंत्रण पर आज मैं आप सब लोगों से यहाँ पर आई हूँ और चूंकि ये आदिवासी समाज का है तो मैं भी इसी समाज में मेरा जन्म हुआ है और इसी समाज से जन्म लेकर मैंने पढ़ लिख कर और आज इस ऊंचाइयों पर पहुंची हूँ जहां मेरी अपनी कल्पना भी नहीं थी कि मैं राज्यपाल के रूप में आज आपके प्रदेश की राज्यपाल बनूंगी और आपके समक्ष रहूंगी। लेकिन ये सब आप लोगों की आशीर्वाद से, भावना से शायद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और जिसके लिए मैं लगातार संघर्ष भी कर रही हूँ। लेकिन मैं कुछ बातें आपसे जरूर करूंगी इसके पहले कि मैं शहीद वीर नारायण जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित ये शहादत दिवस समारोह में सर्व आदिवासी समाज प्रथम उन्हें नमन करती हूँ और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं विराट वीर मेला राजाराव पठार समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 3 दिवसीय मेला आयोजित करते हुए बलिदानी राष्ट्रभक्त सोना खान छत्तीसगढ़ की माटी के महान सपूत श्रद्धेय श्री वीर नारायण जी को याद करने का सराहनीय कार्य किया है। इस समारोह में आदिवासी लोक कला महोत्सव के अलावा समाज के प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा और आदिवासी हाट भी लगाया जा रहा है। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह का समाज हर वर्ष की तरह कार्यक्रम का आयोजन करके और लोगों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके बारे में और उनकी पुण्यतिथि को मनाते हुए आज की नई पीढ़ी को ये संदेश देते हैं। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी ये हमारे आदिवासी समाज के ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा को भी बदल दी
और किस तरह से इन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी और इस आजादी को दिलाने में और आदिवासी समाज के शोषित पीड़ितों के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे। और ऐसे चाहे वीर नारायण जी की बात करें या गुंडूधर राव की बात करें, चाहे बिरसा मुंडा भगवान के रूप में आज देश आदिवासी समाज उनको मानता है, चाहे रानी दुर्गावती शंकर साहा यहाँ टंट्या भील मध्य प्रदेश के, और अनेक ऐसे लोग हुए हैं इस छत्तीसगढ़ में, शायद आप लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, और विशेष तौर पर हमारे आदिवासी समाज की। और इस समय पूरे देश में अमृत महोत्सव के माध्यम से ऐसे शहीद हुए जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनको याद किया जा रहा है और बड़े रूप में उनकी हर जगह शासन स्तर पर और उन गांवों में स्मारक बनाकर और उनके बारे में ये चर्चा की जा रही है। बहुत सारे लोग इतिहास के गुमनाम में खो गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने शहीद वीर नारायण जी के लिए, जो कि हर वर्ष आप इतनी बड़ी संख्या में पूरे जिले से, पूरे पता नहीं 4, 5, 7 जिलों से इकट्ठे होते हैं और उनको याद करते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको भी समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे समाज के वो प्रोधाओं ने किस तरह से उस जमाने में जब कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी तो लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और इस भारत देश वर्षों तक जो गुलाम था और हमारे नायकों ने इस गुलामी के विरुद्ध संघर्ष किया और जनता को ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ जागृत किया और संगठित किया। ऐसे जननायक में एक नायक थे शहीद वीर नारायण सिंह। उनका जन्म वर्तमान में बालोदा बाजार जिले के ग्राम सोना खान के श्री राम राय जमींदार के परिवार में हुआ था। ये सब आप लोग जानते हैं। तो मुझे और इनके बारे में इतने लंबा चौड़ा उनके जीवनी के बारे में तो मैं समझती हूँ कि बहुत समय लग जाएगा। मैं कुछ बातों की ओर आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अभी हमारे आदरणीय अरविंद नेताम जी ने कहा कि देश आजादी के बाद जब 1950 में संविधान बना था तो तब इस बात को भीम अम्बेडकर जी के द्वारा जब संविधान बनाया गया था तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि वो एक ऐसा तबका है जो बहुत ही जंगलों में और इस तरह की स्थिति में रहता है, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, और इन लोगों के विकास के लिए किस तरह का प्रावधान किया जाए संविधान में कि जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके। और उसके लिए कुछ संविधान में प्रावधान भी किए गए थे। सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए गए और इसी तरह से एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग। आपको मालूम होगा कि मुख्य समस्या पूरे देश की, हिंदुस्तान की करीब 12 करोड़ के लगभग पूरे देश की हमारी जनजाति आदिवासी की जनसंख्या है, और जिसमें 600 जनजातियां अलग अलग जातियां में बटी हुई है, 600। और जो 75 जातियां हैं वो केवल अति पिछड़ी जनजाति को हम कहते हैं, जो बहुत ही इन सारी जातियों से पिछड़ी हुई है। उसके लिए भी सरकार ने अलग से व्यवस्था की है कि ऐसी जो अति पिछड़ी जनजाति है, यहाँ करीब 4 से 5 ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ही गरीब है, तो इनके लिए सीधे प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। स्पेशल इनके लिए मतलब बजट का रखा है। सीधे उन युवकों को नौकरी का सीधा बिना इंटरव्यू के मेरिट के आधार पर वहां पर उनको सीधे नौकरी देने का प्रावधान है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य उसमें आरक्षण राजनीतिक क्षेत्रों में मिले, ताकि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा में पहुंचे, पंचायतों में और स्थानीय समितियों में, सब जगह इस तरह का किया गया। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हिंदुस्तान के अंदर जो प्रदेश है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड
कांग्रेस ऐसे क्षेत्रों के लिए भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार और उनको संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए। और उसके साथ साथ 1995-96 में पैसा कानून भी आया कि ताकि इससे पैसा कानून के माध्यम से हमारे आदिवासियों भाइयों का विकास हो सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, रोजगार मिल सके, स्वास्थ्य हो और पूरा ग्राम सभा के माध्यम से पूरा अधिकार उनका संचालन ग्राम सभा के माध्यम से हो, जो सरकार की मिलने वाली योजनाओं का सही तरीके से लोगों तक हो सके। ये सारे अधिकार तो आपने सब दे दिए हैं संविधान के बाद, लेकिन अभी भी जिस तरह से मैं देखती हूँ पूरे देश का, जब मैं आदरणीय नंद कुमार जी साही जी अध्यक्ष थे जनजाति आयोग में, मैं उपाध्यक्ष थी, तो हमने पूरे देश भर में जाकर देखा कि आज भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ किस तरह का अन्याय, अत्याचार, उनके साथ शोषण होता है। देखकर बड़ा दुख होता था किस तरह से उनकी जमीन छीन ली गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनको नौकरी नहीं दी गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल दी गई उनकी जमीनों में, वो भटक रहे थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, संघर्ष करते रहे। और भी हमारे लोगों के साथ जो अन्याय होता था, उनके साथ प्रताड़ना होती थी, हमारी बहनों के साथ अन्याय होती थी, उनकी जमीनों को दूसरे लोग हड़प लेते थे, बेचारे कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। आज भी ऐसे कई लोग जूझ रहे हैं इस बात को। हमने बड़ी ये जो आयोग के बारे में जब उनको पता लगा, पहली बार लोगों में ये जागृति आई है कि जनजाति आयोग क्या होता था। उस समय एक सुरक्षा कवच था, संविधान ने आप लोगों के लिए बनाया था, जहां की आपके को कोई भी प्रताड़ित करे, किसी भी तरह के आपके साथ अन्याय हो, तो ये आयोग आपको न्याय करेगा। और यही सोचकर हमने पूरे देश भर में दौरे करके और लोगों को न्याय दिलाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों को छत्तीसगढ़ में बहुत लड़ाई लड़ी साहिब जी ने, उनको अधिकार दिलाने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी परियोजना प्रोजेक्ट, कई लोगों ने उनकी जमीन जो करोड़ों की जमीन थी उनके नाम से अपने घर नौकर रखकर उसकी जमीन खरीद ली गई 1-2-5 लाख में, जो करोड़ों की, और उसके नाम से वहां पर बड़ा बड़ा व्यवसाय शुरू कर दिया। ऐसे कई हुआ है, क्योंकि जमीन स्थानांतरण नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की चीजों को जब हमने देखा तो हमने कोशिश की, कई लोगों को उसका 1954 और 60 की जमीन, जहां बहुत बड़ी इंडस्ट्री डाल दी गई थी, जमीनें उनके पास थी, लेकिन उनको 1 इंच का भी हक नहीं था, वो हमने दिलवाया आयोग के माध्यम से। इसी तरह से कई लोगों को मुआवजा नहीं मिलता था, नौकरी में सिविल सर्विस में रहने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारियों को योग्यता के बावजूद भी उनको लूप लाइन में कर दिया जाता था। 5-5, 10-10 वर्षों में उनका प्रमोशन नहीं होता था। हमने कई विभागों को दिल्ली में हमने नोटिस भेजकर बुलाया और कई विभाग के केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो आदिवासी समाज के थे विभिन्न पदों में, और जो हमारे कई जगह नौकरियां का बैकलॉग खाली पड़े हुए थे, वो तमाम सारे विषयों को लेकर हमने बड़ी गंभीरता से लिया और कई लोगों को इसका भी हमने लाभ दिलाया। ये अधिकार तो था, लेकिन हमारा व्यक्ति जो है इतना सीधा सरल सहज होने के कारण वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो वो लड़ाई हमने देखा और कहा कि अगर आप इन अधिकारों के बारे में समझोगे नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा। आपके लिए सारे कुछ अधिकार दिए गए हैं। आज भी पैसा कानून के तहत कानून तो बन गया, लेकिन उसको क्रियान्वयन करना, उसको लागू करने के लिए जो नियम बनते हैं वो नियम आज तक नहीं बन पाए कुछ राज्यों में, जिसको लेकर बार बार मेरे पास ज्ञापन भी आते रहे छत्तीसगढ़ के, और मैंने सरकार को बार बार इसका ध्यान आकर्षित किया है। आज मैं इस बात के लिए बताना चाहूंगी, चाहे जो भी हो, इस सरकार का बार बार ध्यान आकर्षित करना केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति जी को। और यही वजह है कि 25 साल कानून बनने के बाद भी
अगर नियम नहीं बनाए गए तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, और जिसके कारण हमारा आदिवासी वो अधिकार से वंचित। आज ग्राम सभा को इतने अधिकार दिए गए कि ग्राम सभा अगर उस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट अगर होगा तो ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी तो वहां काम कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार वहां शुरू नहीं कर सकती। लेकिन आपको रॉयल्टी, माइनिंग और जो कोयला का मिलने वाला जितना भी जो कुछ होता है वो ग्राम सभा के माध्यम से होगा, जितना विकास होगा। लेकिन आज वो तमाम कानून के बावजूद भी आपकी सुनवाई और न ही जमीन हस्तांतरण नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि इस तरह के अनुसूचित क्षेत्र में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, मैं आज बहुत खुले तौर पर आपके दिल की बात और मेरे अंदर जो तकलीफ होती है मैं बोलती हूँ, खुलकर बोलती हूँ। आज जिस संविधान में मुझे अगर दायित्व दिया है तो मैं उसके दर्द को भी समझती हूँ, और उसके कारण मैं आज इतना ज्यादा मतलब दुख भी होता है, और मुझे मन में लगता है कि इनके लिए आज कितने लोग सहन कर रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद भी किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ। आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में यह निश्चित रूप से यह प्रावधान है कि यहाँ नगर पंचायत नहीं बन सकती, नगर पालिका नहीं बन सकती, नगर निगम नहीं। उसके बावजूद भी 80 ग्राम पंचायत को तो तोड़कर 34 नगर पंचायत बना दी गई, और इस क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में जो आपका अधिकार था आरक्षण का कि केवल उन पंचायतों में आदिवासी ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेगा, और पूरी तरह से आदिवासी ही उसके 50% सदस्य होंगे। लेकिन आज वो अधिकार आपसे वंचित हो गए। वहां कौन सा कानून लागू हो गया? पैसा कानून की जगह नगर पालिका कानून। मुझे जानकारी जब दुख हुआ कि जब उसके नाम से भू भाड़ा उसके तहत उनको नोटिस दिया गया 5-5, 10-10 लाख रुपए का, जो लोग वर्षों से रह रहे थे उनको की अतिक्रमण मानकर, और उनसे ये नोटिस दे दिया गया। मैंने इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अनुसूचित क्षेत्र में जो नगर पालिका बनी है वो वैसे ही अवैधानिक है, कानून के मुताबिक नहीं है, और ऐसे क्षेत्रों में मैंने कहा हमारे आदिवासी भाइयों से इस तरह का भू भाड़ा बिल्कुल उसको वसूली ना की जाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, और इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से भी बात की कि आज आदिवासी विकास के संबंध में जो कुछ भी हम करोड़ों अरबों रुपए तो उनके विकास पर देते हैं, लेकिन जो संविधान में उनके साथ जो अधिकार दिए गए हैं सीधा पूरे देश की वो राज्य सरकार उसका सीधा उल्लंघन कर रही है, और वहां पर नगर पालिका अधिनियम लाकर और उनके तमाम अधिकारों को वंचित कर दिया गया है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी आप एक ऐसा प्रस्ताव लाइए जो कि राज्यसभा में अभी आया था बिल 2001 में, वो मेसा कानून पैसा कानून की तरह है। वो पैसा और मेसा कानून मतलब ये है कि नगर पालिका अगर बनाना है तो मेसा कानून जो कि पूरा अधिकार और संचालन ट्राइबल के हाथ में होगा, और ऐसे के लिए आप लोकसभा और राज्यसभा में जल्दी से जल्दी मेसा कानून लाइए ताकि हमारे आदिवासियों को जो नगर पालिका, नगर पंचायत है, निगम है, वो कम से कम उनके अधिकार में आ जाए और उसके अनुसार वो क्रियान्वयन हो सके। तो ये बात को मैंने कहा, और ये भी कहा था कि अभी हमारी राष्ट्रपति भवन में जब सम्मेलन हुआ था पूरे देश के राज्यपालों का, तब मैंने पेशा कानून के बारे में बात उठाई। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं आज मंच से असीन बैठे सारे हमारे नेताओं को बताना चाहूंगी कि पहली बार 3 दिन बाद जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, प्रधानमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिया कि भाई ये पेशा कानून का अभी तक क्यों नहीं रूल्स और नियम बने गए। पहली बार 25 साल के बाद विज्ञान भवन में इसकी चर्चा हुई और फिर सारे राज्यों से इसकी जानकारी प्राप्त की, और मुझे खुशी इस बात की है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसकी पहल करके और जल्दी ही केंद्र सरकार को आश्वस्त किया है कि हम मार्च तक ये पेशा कानून का नियम बना लेंगे। अभी तक नहीं, और इस बात के लिए मेरा पूरा प्रयास हो रहा है कि जिस तरह का जो हुआ, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन बाद
बस्तर के लोग आए थे मेरे पास 300-400 लोग, वो नहीं, अरे भाई नहीं चाहते हैं नगर पंचायत बनाने के लिए, नगर पालिका नहीं बनाने के लिए, तुम जबरदस्ती क्यों बना रहे हो? उस क्षेत्र में आदिवासी समाज का सर्वसम्मति अगर प्रस्ताव है तो मैंने ये शासन को लिखा है कि मुख्यमंत्री जी अगर आप इसको बदल नहीं सकते, ये अधिकार गवर्नर को है, मैं चाहूं तो 1 मिनट में सारी नगर पालिका निगम पंचायत निरस्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इतने वर्षों के बाद ये इस तरह की विवाद की स्थिति पैदा हो। लेकिन जहां विवाद नहीं है, मैंने लिखा है कि आप यहाँ पर जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिए गए, कलेक्टर से, तहसीलदार से, सबसे ओके होकर राज्य सरकार को चला गया है, तो आप वहां पर वो कार्रवाई करिए, उनको वापिस करिए। अगर आप वापिस नहीं करेंगे तो मैं फिर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए वहां नोटिफिकेशन जारी कर दूंगी और ये बदल कर रहूंगी, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपके संरक्षण के लिए हूँ, आपकी संरक्षक हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके साथ ये अन्याय हुआ है, ये सुनकर मुझे बड़ा दुख भी होता है। तो ये इस तरह की जो है, आज मेरे पास 2500 लोग आए थे नारायणपुर और क्षेत्र के लोग, 58 ग्राम, 14 पंचायत, 150 किलोमीटर काकेर तक आते हैं अपनी जिले में कोई राजस्व की जमीन से अन्य प्रमाण पत्र बनाना, और वहां से 20 किलोमीटर नारायणपुर है। आप बताइए ये कितना अन्याय है, कितने वर्षों के साथ ये बेचारे कहां से 100 रुपए नहीं है उनके पास किराया के लिए, क्या करेंगे, कैसा विकास होगा, कहां से इन सारी योजना मिलेगी? जो नौजवान पढ़ा लिखा युवक अगर उसको कोई कलेक्टर से मिलना है, एसपी से मिलना है तो 150 किलोमीटर कैसे आएगा? इसका चिंतन करना चाहिए। फिर मैंने वहां के कलेक्टर से प्रस्ताव आया, फिर मुख्यमंत्री से चर्चा की और ये मेरा कोशिश है कि अगर वो नहीं है तो ये जो ब्लॉक बनाना केंद्र का है, मगर वहां तहसील और कैसी भी व्यवस्था हो सके, कम से कम उनको ये सुविधा हो, ये मेरे ध्यान में है। मैं इसके संबंध में सोच रही हूँ, गंभीरता से लेती हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे से मिलने आता है, ये सारी नौकरियां बंद थी। पूरे आबूजमाड़ नारायणपुर के लोग जब नवयुवक आए थे, बोले हमारे पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार नहीं है, आखिर ये कब तक चलेगा? तब मैंने शासन को कहा कि आप ये जो भर्ती की, जो वहां पर सीधी भर्ती है, आप इसको शुरू करिए ताकि वहां का जो हमारा पढ़ा लिखा नवयुवक जो है रोज उसको रोजगार मिल सके। तब ये नौकरी की नियुक्तियां प्रतिबंध मैंने हटवाया। ऐसे ही हमारे स्कूल बंद पड़े हुए नक्सली क्षेत्रों में, ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमने कहा वहीं के पढ़े लिखे नौजवानों को इसका शिक्षक बनाया जाए, अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार भी मिलेगा। और एक बात और है, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजों में मैं बहुत एक स्पष्ट आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी गार्जियन हूँ, आपका अच्छा बुरा मैं समझती हूँ, आपके विकास के लिए एक बात में, और मैंने प्रशासन को भी स्पष्ट निर्देश दिया है। कुछ चीजें ऐसी भी हुई है जब उन क्षेत्रों में सड़क नहीं थी, पुलिया नहीं थी, तो जिसके कारण आवागमन के कारण लोग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कोई साधन नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे भी तत्व हैं कि जो लोग नहीं चाहते कि पुल बने, सड़क बने और विकास की धारा आप तक पहुंचे। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। पूरे ग्राम सभा और पंचायत के लोग इस बात को तय करें कि अगर हमारी सड़क बन जाएगी, हमारे यहाँ पर स्कूल पहुंच जाएंगे, हमारे यहाँ राशन की दुकान पहुंच जाएगी, तो इसका फायदा किसको होगा? सरकार किसके लिए सोच रही है? और अभी उस क्षेत्र में एक हमने जब आया तो ये प्रस्ताव मैंने दिया था, तो अब 2 प्रकार का संभाग में एक चतुर कर्मचारियों के लिए नौकरी देने का प्रावधान हुआ। पहले तो प्रदेश स्तर पे होता थी चयन प्रक्रिया, अब 2 संभागों में होगा, एक बस्तर और एक सरगुजा। वहां पर एक चयन बोर्ड बनाया गया है ताकि उसी संभाग के ही स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, ना कि किसी दूसरे अन्य प्रदेश जिलों की। तो ये एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो इसीलिए
मैं उन भोले भाले भाइयों से कहना चाहूंगी जो इसके बहकावे में आकर कभी कभी आंदोलन का रूप ले लेते हैं, लेकिन बैठकर समझकर अगर आप सोचोगे कि जब तक अगर आपके यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं खुलेगा तब तक विकास का रास्ता कैसे खुलेगा, आप खुद सोचिए। और इसीलिए इन तमाम सारे बिंदुओं के ऊपर आपको विचार करना होगा। अभी केंद्र सरकार विभिन्न, मेरी परसों के दिन पूरे अपने बीएसपी डीजीपी से चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि आखिर नक्सली समस्या क्यों है हमारे क्षेत्र इस छत्तीसगढ़ में। इसका मुख्य कारण भी यही है कि बेरोजगारी है, मूलभूत उनकी समस्या हल नहीं हो रही है, समाधान नहीं हो रही है। बेचारा करे तो क्या करे, एक तरफ संरक्षक लोग ही अगर उनके साथ अन्याय करे और दूसरा करे तो वो कहां जाए, किससे मदद मांगे। और ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि आपकी जो सैनिक बल है, जवान है, आप उस क्षेत्र की जनता के रक्षक के रूप में अगर गए हैं तो आप उनके साथ बैठकर एक अच्छी सद्भावना से उनके बीच समझे उनकी तकलीफों को क्या है और एक अच्छा समन्वय बनाकर और उनके बीच में उनकी समस्या सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे तो निश्चित रूप से गांव के लोग आपको वैसे ही सम्मान देंगे और आपको पूरी मदद वहां से मिलेगी। और आज वहां पर सीआरपी के अंतर्गत, आर्मी के अंतर्गत, मिलिट्री फोर्स के लिए अब नई वैकेंसी का वहां पर शुरू किया जा रहा है ट्रेनिंग, ताकि हमारे नौजवान, बहुत आदिवासी युवाओं में एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, उसको उसके लायक बनाना होगा ताकि वो फौज में जाकर या किसी न किसी क्षेत्र में जाकर देश के लिए, समाज के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग गए हैं जो वहां पर आखिरी उसमें लड़ाई की उसमें भर्ती है। तो मैं समझती हूं कि इस तरह के दिमाग में भी आपको सोचना होगा और अपने अधिकारों के लिए जो समाज के संगठन जो प्रमुख बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, हो सकता है विभिन्न विचारधारा के होते हैं, कोई कांग्रेस का होगा, कोई बीजेपी का होगा, कोई गोंडवाना का होगा, लेकिन समाज का अगर विकास करना है तो समाज को संगठित होकर कार्य करना होगा। जब समाज की बात आती है तो एक मंच में सभी विचारधारा के लोग अगर संगठित होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपका फिर विकास भी उतना नहीं हो पाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर अलग अलग बैठ के रहोगे, आप कितनी भी बात करोगे, आपका तो ठीक है, दूसरा कोई बात कर रहा है, दूसरा और कुछ कर रहा है, तो ऐसे में बताइए। और जब एक होकर अगर आप उठाएंगे तो कोई भी सरकार हो, दुनिया की कोई ताकत आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। क्यों मैं ये बात सही बोल रही हूँ कि नहीं, बताइए आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इसलिए मन में किसी तरह की सोच को निकाल दीजिए। जब राजनीति का मैदान और चुनाव आता है तब सबकी स्वतंत्रता, जिसको जिसको मानना है वो करे ना भाई। जब समाज के नाम से जब कोई व्यक्ति इकट्ठा होता बैठता है तो हमें उस समय मत देखना तेरा मेरा उसका उसका, हम समाज के वो मुद्दे की बात करें और सब मिलकर शासन प्रशासन की ओर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। आप देखना एक दिन आपकी समस्या का समाधान होगा जाएगा। और इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इस समय कुछ ऐसे ताकतें हैं जो हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप इस बात को भी देखेंगे कि आज हमारा भोलापन, सीधापन का फायदा उठाकर लालच, प्रलोभन देकर जो लोग हमारी संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, उसके लिए भी समाज को जागरूक होने की जरूरत है। अपनी संस्कृति को बचाना होगा। अगर हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवता, हमारी परंपरा, पूज, ये तमाम सारी चीजें जो लोग इसमें इस तरह की लोग भी हैं, तो इसको लेकर भी आपको समाज को जागरूकता करना पड़ेगा। एक और भी मैं बात कहूंगी समाज के सामने कि हम एक समाज
मैंने सभी वरिष्ठ लोगों से भी चर्चा करी, कौन किसको मानता है, सबकी अपनी श्रद्धा होती है। हमारा जो देवता है, बड़ा देवता है शंकर भोले हैं, बूढ़ा देव है, और हमारा जो धर्म है वो गौड़ी धर्म है। हम इसकी बात करें, हमारी मान्यता मिले, लेकिन कौन किसके प्रति आस्था रखता है वो उसकी अपनी श्रद्धा है। कोई सिख धर्म नहीं कहता कि आप हमारे धर्म को ही मानो, जैन धर्म नहीं कहता कि तुम हमारे धर्म को मानो, सबकी अपनी स्वतंत्रता। भैया सबके धर्म के प्रति सम्मान करो, जो जिसके प्रति आस्था है उसको करने दो, आपस में ना लड़ो कि तुम नहीं, तुम इसको मत मानो हमको मानो। ये इससे विघटन की स्थिति होती है, एक सांप्रदायिक भावना भड़कती है समाज में ही। और इस तरह की बात न करो, अरे विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, बेरोजगार की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। यही तो है, अगर आपको आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो हमारी मूलभूत जो समस्या है, जो अधिकार है संविधान में, इसके लिए आप संगठित होकर आवाज उठाओ तो ही आपका विकास संभव होगा। वरना ऐसे ही हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, विवाद करते रहेंगे, तो कभी किसी का भला नहीं हो सकता। तो मैं आज इस मौके पर बहुत सारी बातें आप लोगों से कही, और जिस तन्मयता से के साथ आप सुन रहे थे, मुझे बहुत मन में तो लग रहा है कि मैं आपसे इतनी बात करूं, नहीं तो जनरली लोग का ध्यान कहीं और रहता है और कहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ कि नहीं, तो आप मेरी बात को मानोगे? तो चलिए, तो आपके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। और एक बात और जरूर ध्यान देना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, एक नया तीसरा एक ऐसा संक्रमण आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखना है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क जरूर लगा लें, ताकि ये सारे एक दूसरे से कुछ न कोई, आपको भी नहीं पता होगा, पता नहीं कौन सा बाहर से आ जाए और वो 1 से 10, 2 से 4, 10 इस तरह से बहुत बड़ी स्थिति पैदा ना हो। इसलिए सावधानी आप जरूर बरतें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और इसके साथ वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगाया है वो भी जरूर लगाए, क्योंकि एक ही उससे रक्षा के लिए एक ही उपाय है। जिसने भी वैक्सीन टीकाकरण किया है उसको हो भी जाएगा कोरोना तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं पोटाई जी और हमारे जो है राधेलाल जी, मानव जी, समाज के जो प्रमुख हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी आपकी प्रदेश स्तर पर जिस तरह की समस्या का समाधान हो आती है, आप मुझसे मिलते रहिए, मैं आपका समाधान करूंगी। एक बात मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां डली है, जितनी बड़ी बड़ी परियोजना आती है, नाम का जब परियोजना उसको बेचारों को जैसे तैसे भी 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख मुआवजा देके उसको उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। जिंदगी भर वो उसके, जबकि उसकी जमीन जो होती है उस अरबों खरबों का माइनिंग होता है, उसका कोयला होता है, और पता नहीं क्या क्या कितना कमा लेते हैं ये सारे बाहर जो लोग। मैंने कहा कि अब ऐसा कानून बनाओ जिसकी भी जमीन में अगर कोई प्रोजेक्ट डालेगा, मतलब प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उस जमीन, उस प्रोजेक्ट में उसका जो लाभ का जो कुछ हिस्सा और रॉयल्टी का कुछ हिस्सा, और उस आदिवासी भाई को भी उसका शेयर होल्डर बनना चाहिए, और जीवन भर उसको वो मुनाफा का लाभ उस परिवार को मिलना चाहिए। इस पर ये गंभीरता से प्रधानमंत्री जी ने लिया है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हमारे आदिवासी भाई के परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, नौकरी तो देते हैं लेकिन मजदूरी का, आखिर ये क्या होगा उससे, जिंदगी कैसे चलेगी, उसका बेटा, बेटा के बाद बेटा, परिवार कितना बड़ा होते जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति हमारे आदिवासी समाज की है, अगर देखा जाए तो जिनकी जमीनों में अरबों खरबों का
वो तमाम उत्पादन होता है उसको मात्र 2 लाख बस 10 लाख में उसको देकर वो बेदखल कर दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजों के लिए मेरे दिमाग में है और मैं ये बात कर रही हूँ तुम्हारे विषयों को लेकर, और मैं चाहूंगी कि अगर आप संगठित होकर और अपनी बात को उठाएंगे, चाहे कोई किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो। मैं कहती हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्ता जिस पार्टी की होती है वो समाज का तो होता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं कैसी बात करूंगी, लेकिन समाज के मंच पर अगर संगठित होकर समाज की बात कर रहे हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए और तभी आपका विकास हो सकता है। और एक बात और कहना चाहूंगी, यहाँ सम्मानित सभी मंचासीन, यहाँ 22 जनजातियां हैं को आज भी पहले उनको प्रमाण पत्र दिया जाता था, केवल मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनके वो अधिकार से वंचित कर दिया गया। मैंने इस बार प्रधानमंत्री जी से कहा करीब 40 से 45 लाख के लोग आदिवासी इस समस्या से वंचित हो गए अधिकारों से, जिनको आदिवासी का एक प्रमाण पत्र के आधार पर जाति का जो उनको अधिकार मिलता था, उनको लाभ मिलता था, उससे वंचित हो गया है। आप शीघ्र ही इसको मात्रा को शीघ्र करके और लोकसभा में इसको पटल में लाकर, और मुझे लगता है कि ये समस्या भी जल्दी से जल्दी आपका समाधान हो जाएगा, जो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये मैंने अपनी पहल की है। और दूसरी बात, और एक बात मैंने कहा है कि जो TSC आदिवासी मंत्रणा समिति, जो भी सरकार आती है उसका मुखिया ही अध्यक्ष होता है और एक ही दल के प्रतिनिधि होते हैं। संविधान ये कहता है कि आदिवासी समाज के सारे विभिन्न दलों के लोगों से ये समिति बननी चाहिए। और इसके साथ मैंने तो ये बात भी कहा कि संविधान इसका संशोधन करे कि गैर आदिवासी, मतलब उसमें आदिवासी समाज का ही एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो सर्व आदिवासी समाज के साथ उसके हितों की रक्षा कर सके। और अभी मैंने कहा है, अभी मैं कुछ जगह इसका परिवर्तन ला रही हूं कि एक ही दल का पूरी पैनल नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोग उस कमेटी में आएंगे तो अच्छे विकास के मुद्दे सरकार के सामने ध्यान आकर्षित करेंगे। और वो विधायक बेचारे लोग मेंबर तो रहते हैं मगर सरकार की बात को, उनकी बात के सामने बोलना उनको हिम्मत नहीं होती है। और इसीलिए मैं कुछ जगह परिवर्तन ला रही हूं कि उसमें कोई भी व्यक्ति हो, समाज का हित करने वाला हो, वो उसका सदस्य बनना चाहिए। ये अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो चला है चलते आ रहा है। तो चलिए, बहुत समय आप लोगों का हो भी गया है और मुझे भी एक और शादी में जाना है। आपने मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे क्षमा भी चाहती हूँ, लेकिन आपके जिलों में मैं आने वाले समय में 2022 में प्रत्येक जिले में जाऊंगी, समीक्षा करूंगी, वहां जन सुनवाइयां करूंगी और किसकी क्या समस्या है वही अधिकारियों के साथ बैठकर उसका समाधान कराने का प्रयास करूंगी। और मैं यही चाहूंगी कि जिस तरीके से आप इस वीर मेला में जिस उद्देश्य को लेकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और तमाम सारी चीजें एक सद्भावना के साथ, भाईचारे के भावना के साथ इस त्योहार को मनाएंगे, मुझे विश्वास है आप सब मिलकर। और हमारे स्वर्गीय जो है वीर नारायण शाह जी की जो पुण्यतिथि है, सही में उनको ये, उनकी आत्मा को तो बहुत खुशी होगी कि देखो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आज की जो पीढ़ी है मेरे नाम से इस तरह समाज के विकास के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे सर्व आदिवासी समाज के और अध्यक्ष, आप पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि बहुत अच्छा मिलकर, थोड़ा बहुत होता है मुझे पता लगता था, लेकिन अब आज के बाद ऐसी स्थिति पैदा ना हो। आप भाईचारे के साथ रहिए, लड़िए बिल्कुल नहीं, तब कहीं हम कुछ आगे कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय बड़ा देव, जय जोहार। और जिसके साथ बाबा राजा राम, माता कंकाली की जय। धन्यवाद।